विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5, जिसका हम देखेंगे पार्ट 2। यात्रियों के नजरिए इस चैप्टर का नाम है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हो रखा है, जिन बच्चों ने नहीं देखा जाके देख सकते हैं। ठीक है, पहला पार्ट आप देख लोगे तो ही आपको दूसरा जो पार्ट है वो बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था उस चीज को हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे आपने देखा था 10वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक, यानी कि इसके बीच तक जितने भी यात्री आए उनके बारे में हमने पढ़ा, जिसमें से हमने देखा कि जो 3 थे वो सबसे ज्यादा खास थे। जैसे एक का नाम था अल्बिरूनी, दूसरे का नाम था इब्न बतूता, तीसरे का नाम था फ्रांसवा बर्नियर। ये 3 अलग अलग समय पे आए थे। इन तीनों ने अलग अलग पुस्तकें लिखी थी, उनकी भाषाएं अलग अलग थी। तो इन सभी चीजों के बारे में हमने जिक्र कर लिया है फर्स्ट पार्ट में, लेकिन अब बात करेंगे हम सेकेंड पार्ट की। तो यहाँ पे देखिए, अब हम समझने वाले हैं कि जो अल-बिरूनी था उसने जाति व्यवस्था पर क्या विवरण दिया। जो वो भारत आया, भारत की चीजों को देखा, यहाँ की जातियों को देखा, तो उस पे अपना क्या विवरण दिया, यानी कि उसने अपनी पुस्तक में कौन सी बातें लिखी। तो सबसे पहले उसने देखा कि यहाँ पे 4 सामाजिक वर्ग हैं। कौन से? आपने पहले तो बहुत पहले सुना होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये तो थे ही, लेकिन इसने समाज को 4 कैटेगरी में अपने हिसाब से डिवाइड किया। जैसे घुड़सवार वर्ग, शासक वर्ग, यानी कि घुड़सवार जो घोड़े की सवारी करते थे, शासक वर्ग दूसरे वाले हो गए। दूसरा लिखा है कि भिक्षुक, पुरोहित और चिकित्सक, यानी कि जो भिक्षुक हुआ करते थे, जो पुरोहित यानी कि पंडित हुआ करते थे, और जो चिकित्सक यानी कि जो मतलब डॉक्टर के उपाधि पे थे, वो दूसरे वर्ग में हो गए। तीसरे में खगोल शास्त्री, जो अंतरिक्षयान वगैरह में सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, उनकी बात हो रही है, और वैज्ञानिक हो गए। इसके अलावा कृषक और शिल्पकार, ये 4 वर्गों में इन्होंने डिवाइड किया था अल-बिरूनी ने। अब हम बात करते हैं, अल-बिरूनी ने यह दर्शाया कि सामाजिक वर्ग भारत के अलावा और भी जगह है। अल-बिरूनी ने ये कहा कि जो इस समाज में जो विभिन्नता हम देख रहे हैं ना, ये सिर्फ भारत में ही नहीं है, बल्कि और भी जगह पे हमें देखने को मिलती है। इस्लाम में सभी को समान माना गया है। इस्लाम जो धर्म है उसमें सभी को समान माना गया है। ब्राह्मणवादी में अस्पृश्यता को अल-बिरूनी ने गलत माना, यानी कि ब्राह्मण जो थे, पहले आपने देखा होगा कि जो ब्राह्मण थे वो अस्पृश्यता को ज्यादा मानते थे। जैसे मैं ब्राह्मण सबसे ऊंचे पदवी पे होते थे, तो वो जो नीचे जो शूद्र जो वैश्य हुआ करते थे उनसे बहुत भेदभाव करते थे। उनको छूना तो दूर, उनको देखना तक पसंद नहीं करते थे। ठीक है ना। तो अस्पृश्यता का मतलब यही होता है कि ये जो ब्राह्मण नीची जाति को, छोटे जाति को छूते नहीं थे। इस चीज को अल-बिरूनी ने गलत माना था। आगे, हर वो चीज जो अपवित्र हो जाती है, अपवित्र का मतलब होता है जो दूषित हो जाती है, अपवित्र हो जाती है, वह पुनः पवित्रता प्राप्त करने का प्रयास करती है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल भी दी है। जैसे आपको पता है, जैसे हवा होता है, हवा में गंदगी फैल जाती है, तो उस गंदगी को कौन साफ करता है? सूर्य की किरणें साफ करती है। वैसे ही जो सागर होता है, यानी कि जो समुद्र होता है, उसमें जो पानी को साफ करने का जो कार्य करता है वो करता है नमक। तो यही लिखा है, सूर्य हवा को साफ करता है और सागर में नमक पानी की प्रदूषित होने से बचाता है। ठीक है, तो ये हो गया इनका। अब बात करते हैं अल-बिरूनी के सामने कुछ समस्याएं हैं। कौन कौन सी समस्या आई जब उन्होंने इन सब चीजों का विवरण दिया? पहली चीज तो है, प्रथम अवरोध थी भाषा थी। भाषा का मतलब क्या है कि वो लैंग्वेज को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत में थे। जैसे संस्कृत, अरबी, फारसी से इतना भिन्न था कि दूसरा भाषा में अनुवाद करना सरल नहीं था, तो भाषा की प्रॉब्लम हुई। दूसरा अवरोध जो था वो धार्मिक अवस्था, ठीक है, और प्रथा में विभिन्नता थी। तीसरा था अवरोध, यानी कि अभिमान था। ठीक है, तीसरा अवरोध क्या था? अभिमान। जैसे लोग अपने आप को दिखाते हैं ना, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, है ना, तो ये सबसे बड़ा अवरोध था। यानी कि 3 अवरोध थे। समस्याओं की जानकारी होने के बाद भी अल-बिरूनी लगभग पूर्णतः ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर निर्भर था। यानी कि वो वही चीज लिखता था जो ब्राह्मणों से मतलब देखता था, उनसे पूछता था, उन्हीं सब चीजों के बारे में जिक्र करता है। इसी वजह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो भी यात्री आए
उन्होंने अपनी मर्जी से लिखा है, ये कोई जरूरी नहीं है। अब जैसे मान लो कि कोई राजा के दरबार में गया, तो क्या राजा के बारे में गलत चीज लिखेगा क्या? पता लगे राजा सूली पे चढ़वा दे, तो इस वजह से उनके अकॉर्डिंग लिखी जाती है। तो यही सारी बातें हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। इब्न बतूता यहाँ पे दो चीज से सबसे ज्यादा प्रभावित था, एक जो था नारियल से, दूसरा था पान से। नारियल का पेड़ हूबहू खजूर जैसे पेड़ से दिखाई देता है, यानी कि आप देखते हो ना, जो नारियल का पेड़ होता है वो खूब लंबा होता है और कैसा होता है, खजूर जैसा ही होता है, ठीक है। तो लंबा भी होता है और खजूर जैसा ही होता है। इसने कहा जो नारियल का पेड़ होता है वो हूबहू खजूर के पेड़ जैसा दिखते हैं। नारियल के पेड़ का फल मानव के सर से मेल खाता है। आप कभी नारियल को तोड़ोगे तो उसमें देखोगे 3 ऐसे बूंदा, मतलब इस तरीके से होंगे। तो आप जैसे देखते हो ना कि मनुष्य की 2 आंखें हो गई और ये उसका मुंह हो गया, तो इस तरीके से मेल खाता है, क्योंकि इसमें मानो 2 आंखें और 1 मुंह है, ये चीज लिखा हुआ है। अंदर का भाग, हाँ, अंदर का भाग, अगर अंदर का जो भाग है उस चीज को अगर देखा जाए, ठीक है, तो मस्तिष्क जैसा दिखाई देता है। अंदर का जो भाग है और वो कैसा दिखाई देता है, मस्तिष्क जैसा दिखाई देता है। और इसके ऊपर जो जुड़ा हुआ रेशा जो है वो जैसे दिखाई देता है बाल, ठीक है ना। मतलब किस तरीके से दिखाई देता है, जैसे बालों की तरह दिखाई देता है। वे इसे रस्सी बनाते हैं। अब देखो, बाल जैसा दिखाई देता है, लेकिन वो इसको निकाल कर क्या बनाते हैं, रस्सियां बनाते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है इस लाइन में, बट मैंने आपको समझा दिया। मस्तिष्क जैसा दिखाई देता है और उसके रेशे जैसे बाल की तरह दिखाई देते हैं। आगे, और इससे क्या बनाया जाता है, रस्सी बनाया जाता है। आगे बात करते हैं पान का पत्ता। तो आपको पता है पान एक ऐसा पेड़ है जिसे अंगूर लता की भांति उगाई जाता है। जैसे अंगूरों में खूब सारे पत्ते होते हैं ना, लड़ियां होती है, एक तरीके से लताएं होती हैं, तो वैसे ही पान की भी होती हैं, ठीक है। पान कोई फल नहीं होता है, पान का कोई फल नहीं होता है, ठीक है। इसे सिर्फ इसकी पत्तियों के लिए ही उगाया जाता है, यानी कि पान का जो उत्पादन किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ पत्तियों के लिए ही की जाती है। आगे, इसे इस्तेमाल करने की विधि यह है कि इसे खाने से पहले इसमें क्या होता है, सुपारी जो होता है वो डाल ली जाती है। आप जैसे जाते हो पान खाने के लिए, तो आप देखते हो क्या, तो मीठा पान लगा दो, तो उसमें बहुत सारे चीज डालते हैं, सुपारी डालते हैं ना, रेड कलर का चेरी होता है वो डालते हैं, और भी बहुत सारी चीज होता है। और उसके बाद पान को आप खाते हो। क्या सूखा पत्ता खाते हो क्या? नहीं, हमने बहुत सारी चीज उसमें डलवाते हैं, उसके बाद हम खाते हैं, ठीक है। गड़ी का बुरादा वगैरह भी डलवाते हैं। पान की पत्तियों के साथ इन्हें चबाया जाता है, और जाहिर सी बात है इससे हमारा जो पान होता है, ठीक है, और जब हम उसको चबाते हैं तो हमारा मुंह जो होता है वो रेड कलर का हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो कि इब्न बतूता को एक यूनिक लगा और उसने अपनी चीजों में इस चीज का विवरण किया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इब्न बतूता और भारतीय शहर। इब्न बतूता ने भारतीय शहरों को देखकर क्या किया, तो सबसे चीज मैं बता दूं, सबसे पहली चीज कि इब्न बतूता के वृत्तांत से ऐसा लगता है कि अधिकतर शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें, चमक धमक वाले रंगीन बाजार थे। क्या थे? भीड़ भाड़। इब्न बतूता ने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे चमक धमक वाली चीजें हैं। जैसे आप जैसे अगर देखते हो तो शहरों में अगर चले जाओ तो रात के 10-10 12-12 बज जाते हैं, लेकिन फिर भी चमक धमक रहती है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप वैष्णो देवी अगर सपोज गए होगे तो वहां पे आपने देखा होगा कि रात के 12 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, लेकिन चमक धमक वैसे ही रहती है। तो ऐसे ही इसी चीज को इब्न बतूता ने कहा कि कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पे हमेशा भीड़ भाड़ रहता है और चमक धमक रहता है, जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से सजे हुए होते हैं। इब्न बतूता दिल्ली को एक सबसे बड़ा शहर माना। किस को? दिल्ली को माना था, ठीक है। और यहाँ पे विशाल जनसंख्या वाला तथा भारत में सबसे बड़ा कहता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि दिल्ली देखने में बस छोटा है, लेकिन यहाँ पे विशाल जनसंख्या है। क्या है? विशाल जनसंख्या है, ठीक है। तथा ये इसको भारत का सबसे बड़ा मतलब वो जगह माना जहाँ पे इतनी छोटी सी जगह में इतने सारे लोग रहते हैं, ठीक है। आगे इसके अलावा क्या माना है? दौलताबाद भी कमतर नहीं था। एक तो दिल्ली को इसने बताया, दूसरा दौलताबाद को बताया, ठीक है। आकृति में दिल्ली को चुनौती देता था। मतलब क्या है कि आकृति में अगर देखा जाए तो ये दिल्ली को चुनौती देता था, क्योंकि जैसे दौलताबाद है, मतलब जैसे दिल्ली है वैसे ही दौलताबाद है, वहाँ पे भी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, चमक धमक भीड़ भाड़ बहुत सारी चीजें होती है। तो इसी वजह से मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आपस में कंपटीशन करते हैं, कोई एक दूसरे से कम नहीं है। आगे, बाजार केवल आर्थिक विनिमय का स्थल नहीं था, सिर्फ व्यापार का लेन देन वाला चीज नहीं था, बल्कि ये सामाजिक गतिविधि, आर्थिक
गतिविधियों का केंद्र भी था, एक तरीके से सामाजिक विधि, आर्थिक गतिविधियों का एक तरीके से केंद्र भी था। ठीक है, अब आप एक चीज बताओ कि जो दिल्ली है, दिल्ली को क्या चमक धमक वाला शहर मानते हैं क्या? क्या भीड़ भाड़ वाला शहर मानते हैं क्या? नहीं, लेकिन दिल्ली नहीं मानते ना, बल्कि दिल्ली वो जगह है जहाँ पे प्रशासनिक कार्य भी होता है, आर्थिक कार्य भी होता है, सब चीज होता है, राजनीतिक कार्य भी होता है, क्योंकि आपको पता है मोस्टली जो चीज बड़ी बड़ी चीजें हैं वो दिल्ली में ही है। ठीक है ना, आप देखोगे सर्वोच्च न्यायालय भी दिल्ली में ही है, आप देखते हो कि यहाँ पे राष्ट्रपति भवन है, हर वो चीज गतिविधियां जो होती है दिल्ली में सबसे ज्यादा है। तो सिर्फ जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ विनिमय का ही स्थल हो, बल्कि यहाँ पे सामाजिक आर्थिक गतिविधियां भी होती रहती है, इस चीज का वो केंद्र होता है। आगे, अधिकतर बाजारों में एक मस्जिद और एक मंदिर भी हुआ करते थे, जहाँ पे नाच गाने हमेशा हुआ करते थे। तो ये इब्न बतूता ने अब शहरों पर इस तरीके से राय दिया, इस तरीके से इसने टिप्पणी की है। नेक्स्ट बात करते हैं इब्न बतूता का वृत्तांत ग्रामीणों पर। अब शहरों के बारे में बात कर लिया, अब ग्रामीणों पर यानी कि गाँव के बारे में बात कर लेते हैं। तो इब्न बतूता ने देखा कि भारतीय कृषि के इतना ज्यादा उत्पादनकारी होने का सबसे ज्यादा जो कारण था वो क्या था? जो जमीन का उपजाऊपन होना, यानी कि जो मृदा थी, जो मिट्टी थी, उसका उपजाऊपन होना, इसी वजह से यहाँ पे पैदावार बहुत ज्यादा होती थी, जो कृषकों के लिए वर्ष में 2 फसलें उगाना संभव करता था। भारतीय माल की मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया दोनों में बहुत मांग थी, यानी कि जो भारत की जो माल थी उस चीज को मध्य और दक्षिणी पूर्वी एशिया में बहुत ज्यादा मांग हुआ करती थी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, इससे शिल्पकारों तथा व्यापारियों को काफी फायदा हुआ करता था। जाहिर सी बात, वो उत्पादन करेंगे तो उसको बेचेंगे। आगे, भारतीय कपड़ों, खास तौर पर सूती जो कपड़ा होता था, मलमल हुआ करता था, रेशम होता था, जरी के जो काम होते हैं, यानी कि जो कढ़ाई के काम होते हैं, अत्यधिक इन सब चीजों की मांग थी, और जिसे धनी वर्ग तथा बहुत धनाढ्य लोग ही पहन सकते थे। यानी कि ये जो सूती कपड़ा हो गया, मलिन कपड़ा, मलमल, रेशम, जरी के जो कढ़ाईदार जो चीज होती है, इन सब चीज की बहुत ज्यादा मांग थी, लेकिन इस चीज को कौन पहन सकता है? जाहिर सी बात है, धनी लोग पहन सकते हैं, और जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है वो पहन सकते हैं। तो ये चीज है, ग्रामीणों को लेकर इब्न बतूता ने ये सारा चीज कहा था। नेक्स्ट बात करते हैं, संचार एक अनूठी प्रणाली। अब देखो, इसमें ध्यान से समझिएगा, संचार सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इब्न बतूता ने यहाँ पे पान के ऊपर जिक्र किया, यहाँ के शहरों के ऊपर जिक्र किया, यहाँ पे इसने ग्रामीणों के ऊपर जिक्र किया, और एक चीज पर और इसने जिक्र किया था, सूचना एक अनूठी प्रणाली। अनूठी का मतलब होता है सबसे बेहतरीन प्रणाली। कैसे? जैसे मान लो एक जगह ये है, एक जगह ये है, यहाँ से यहाँ तक पहले इतनी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि फोन किया जी बता दिया कि ये बात है, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक लेटर भिजवाने में कम से कम कितने लग जाते थे? 50 दिन लग जाते थे। लेकिन संचार एक अनूठी व्यवस्था जो थी, यानी कि एक तरीके से इतना बढ़िया संचार का एक माध्यम निकाल लिया था कि जहाँ 50 दिन लगते थे ना, वहाँ इन चीजों को कुछ ही हफ्तों में मतलब कम्युनिकेशन हो जाया करता था। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे 50 दिन लगता था, वहां पे अगर देखा जाए तो 5 दिन में ही काम हो जाता था। ठीक है, यानी कि सूचना पहले 50 दिन में होती थी, लेकिन एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया था, डाक व्यवस्था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के अंदर अंदर जो खुफिया जो लोग हुआ करते थे, वो समाचार एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देते थे। अब इस चीज को हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए एक चीज लग गया, वो हो गया, इब्न हो जाएगा। इब्न बतूता यहाँ की डाक प्रणाली की कार्यकुशलता देखकर बहुत ही ज्यादा चकित हुआ, यानी कि आश्चर्यचकित हुआ। इससे व्यापारियों के लिए न सिर्फ लंबी दूरी तक संदेश भेजना तथा उधार प्रेषित करना मुमकिन हुआ, बल्कि अल्प सूचना पर माल भेजना भी। कहने का मतलब ये है कि इससे क्या हुआ कि व्यापारियों के लिए सबसे ज्यादा आसानी हुई, ये उधार में भी माल भेज सकते थे, और अल्प सूचना मतलब क्या, अल्प सूचना, कम से कम सूचना मिलते के साथ ही वो भेज देते थे। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि 5 दिन के अंदर अंदर कम्युनिकेशन कर ही लेंगे वो, तो इस वजह से वो इस तरीके की चीजें करते थे। ठीक है, मतलब इसकी वजह से काफी उनको लाभ हुआ था, व्यापारियों को काफी लाभ हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखिए डाल नहीं है, डाक है, माफ कीजिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक टाइपिंग में है। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग में खुद नहीं कर रहा हूँ, लोगों से करवा रहा हूँ, तो इस वजह से ऐसा दिक्कत हो रहा है। डाक प्रणाली इतनी कुशाग्र थी कि जहां सिंध से लेकर दिल्ली तक की यात्रा में 50 दिन लगते थे। ठीक है, वहीं गुप्तचरों का जो समाचार है सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के जरिए सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर पहुंचाया जाता था। अब ये डाक व्यवस्था थी क्या, इस चीज को समझिए। डाक व्यवस्था 2 तरीके की हुआ करती थी, एक अश्व डाक व्यवस्था, दूसरा होता था पैदल डाक। अश्व डाक व्यवस्था जिसमें
अश्व यानी कि घोड़े समाचार को पहुंचाएंगे, मतलब घोड़े पे जो व्यक्ति रहेगा वो समाचार को पहुंचाएगा। और ऐसे ही जो पैदल डाक व्यवस्था होती थी उसमें पैदल आदमी जाया करते थे। ये लंबी दूरी के लिए होता था, ये पास की दूरी के लिए हुआ करता था। अब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, डाक व्यवस्था में क्या है कि मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई समाचार पहुंचाने हैं और इसकी जो यात्रा है, ठीक है, वो कम से कम अगर मान लो कि 20 मील है, एक तरीके से 20 मील है, ठीक है। तो ये क्या करते थे, 4-4 मील की दूरी पे, कितने 4-4 मील की दूरी पे ये क्या करते थे, एक एक घोड़े स्थापित कर देते थे, एक एक घोड़े रख देते थे, ठीक है। अब यहाँ से सूचना स्टार्ट होती थी, यहाँ से सूचना स्टार्ट होती थी। सबसे पहले ये घोड़ा एक मतलब घोड़े पे बैठा हुआ व्यक्ति लेके जाता था यहाँ पे, और ये जैसे यहाँ पे पहुंचता था दूसरा व्यक्ति यहाँ पे तैनात होता था, उस चीज को लेकर फिर आगे पहुंचता था। मतलब एक व्यक्ति को, एक जो घोड़े को सिर्फ और सिर्फ 4 मील दौड़ना हुआ होता था, ठीक है। और उसके बाद उसको रेस्ट मिल जाती थी। उसके बाद जो अगला काम करेगा वो दूसरा वाला अश्व करेगा, दूसरा वाला घोड़ा करेगा। इस तरीके से चीजों को जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाता था। अब मान लो एक ही घोड़ा इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचाएगा तो जाहिर सी बात है टाइम भी लगेगा और ये घोड़ा थक भी जाएगा और उतना मतलब अच्छे से पहुंचा भी नहीं पाएगा। लेकिन ये थोड़े थोड़े दूर पे अगर डिवाइड कर दिए जाएंगे तो इससे काम आसान हो जाता था। अच्छा, अब देखो चीजों को और आसान बनाने के लिए क्या करते थे, घोड़े पे जब बैठते थे तो एक डंडा ले लेते थे और डंडे में क्या होता था, एक झंडा लगा देते थे। मतलब झंडा एक तरीके से बोल दो कि रेड कलर का कपड़ा लगा देते थे और उसमें एक घंटी बांध देते थे। जैसे देखते हो ना मंदिर में घंटी होता है, वो बांध देते थे। अब अश्व जैसे चले जा रहा है, घंटी बजे जा रही है, इसकी वजह से दूर से ही पता लग जाता था कि हाँ कोई अश्व आ रहा है, संदेश आ रहा है। और दूसरा वाला जो बंदा होता था वो रेडी होकर तैयार, मतलब रेडी हो जाता था कि जैसे ही पहुंचेगा वैसे ही दूसरा वाला लेगा और उसको आगे पहुंचाएगा। तो इस तरीके से होती थी, इसमें टाइम कम लगता था। और दूसरा सेम ऐसे ही जो पैदल हुआ करते थे, पैदल में भी क्या करते थे, ये अब देखो 4 मील पे एक एक घोड़े होते थे, तो ये क्या करते थे, एक एक मील में 3-3 जगह बनाते थे जिसको दावा बोलते थे, ठीक है। यानी कि एक मील में 3 जगह बंदे खड़े हुआ करते थे। मील बहुत बहुत लंबा होता है, तो इस वजह से ये क्या करते थे, अब व्यक्तियों को दौड़ाते थे। यानी कि एक व्यक्ति जाएगा, दूसरे व्यक्ति को देगा, दूसरा व्यक्ति तीसरे को, तीसरा व्यक्ति चौथे को, और इस तरीके से करते 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 समाचार को पहुंचा दिया जाता था। अब एक व्यक्ति मान लो कि एक व्यक्ति अगर देखा जाए तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो इजिली दौड़ ही सकता है, तो इस तरीके से वो दौड़ जाता था। तो ऐसे करते 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 पहुंचा। इसी को क्या बोलते थे, अश्व डाक व्यवस्था को उलूक बोलते थे और पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहा जाता था। तो इस तरीके से ये चीजें थी। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला देखते हैं भू स्वामित्व पर प्रश्न। भू स्वामित्व समझते हो ना, भू माने होता है मिट्टी और स्वामित्व का मतलब होता है कि उसमें मालिकाना हक जमाना। तो फ्रांसवा बर्नियर ने क्या देखा, अब देखो ये बर्नियर की बात हो रही है तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। फ्रांसवा बर्नियर ने यहाँ की चीजों को देखा और देखने के बाद इसने कहा कि यहाँ की जो भूमि व्यवस्था है ये मुझे पसंद नहीं आया। क्यों नहीं पसंद आया, क्योंकि उसने देखा कि यहाँ पे जो जमींदार है, एक तरीके से जिसके पास जमीन है, वो सबसे ज्यादा मतलब देख रहा है कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास जमीन ही जमीन है और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास कुछ भी जमीन नहीं है। तो इसने यहाँ की व्यवस्था में ये देखा कि किसी के पास सबसे ज्यादा जमीन है और किसी के पास बिल्कुल ही नहीं है। तो जिसके पास है ही नहीं वो दूसरे की जगह पे जाके काम कर रहा है, ठीक है। इस तरीके की चीजें, या फिर काम कर रहा है, या फिर ये जो व्यक्ति था ये इसका ही खेत लेकर, मतलब जैसे होता नहीं है कि रेंट पे ले लिया खेत और उसके बाद वहां पे अपना खेती वती किया और करने के बाद जो फसल होता था उसको इसको भी देता था और कुछ हिस्सा अपने पास भी रख लेता था। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पे चल रही थी। तो बर्नियर ने क्या कहा है, बर्नियर के विवरण के अनुसार भारत एवं यूरोप के मध्य जो मूल विभिन्नता थी, जो भेदभाव था, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, जो मूल विभिन्नता थी वो थी भूस्वामित्व। जैसे आपने सुना होगा कि आपको पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि जो भी वो यहाँ की चीजों को देखते थे वो कंपेयर करते थे यूरोप से। तो उसने यूरोप से कंपेयर करके बताया कि भारत और यूरोप के मध्य जो मूल यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट विभिन्नताएं हैं वो यही है, ठीक है। उसमें से एक भारत में निजी भूस्वामित्व की कमी थी। यानी कि निजी भूस्वामित्व का मतलब क्या होता है, निजी का मतलब होता है खुद का। यानी कि यहाँ के लोगों के पास अपनी भूमि नहीं है बल्कि दूसरों के खेतों में जाकर काम कर रहे हैं। वह निजी स्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास करता था। यानी कि वो ये मानता था कि अगर व्यक्ति के पास अपना निजी भूमि हो ना तो सबसे ज्यादा वो काम करेंगे उस भूमि पे, ठीक है।
आगे जैसे आप देखते हो कि आप अगर अपने अपने घर में कोई भी काम कर रहे हो तो बहुत मन लगा के करते हो, लेकिन दूसरे के घर में करोगे तो मन लगा के ना, अरे चलो ना ऐवी कर देते हैं। तो ऐसे ही वो मानता था कि यार लोगों के पास अपनी निजी निजी स्वामित्व हो ना तो काफी अच्छा रहेगा। आगे उसने भूमि पर राज्य की स्वामित्व को राज्य और उसके निवासियों दोनों के लिए नुकसान बताया। उसने ये कहा है कि ये जो भूमि है ना, भूमि पे जो राज्य का नियंत्रण है, ये सबसे बड़ा खतरनाक चीज है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना, ये यहाँ के लोग राजा के पास काम तो करेंगे, जिसके पास ज्यादा जमीन है उसके पास काम तो करेंगे, लेकिन मन लगाकर नहीं करेंगे। इस वजह से इन खेतों को बांट देना चाहिए ताकि लोग अपना मन लगा के काम कर पाए। ठीक है, तो ये चीज उसका कहना था। ये नुकसानदायक इसने बताया है कि सारे जमीनों पर किसी एक का कब्जा होना सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। आगे उसे ये लगा कि मुगल साम्राज्य में राजा सारी भूमि का मालिक था, जो इसे अपने धनी लोगों के बीच में बांट देता है। यानी कि जो राजा है वो अपनी जमीन को जो धनी लोग होते थे उसके बीच में बांट देता है, और इसके अर्थव्यवस्था और समाज के लिए अनर्थकारी नतीजे होते हैं, और जिसकी वजह से इससे लाभ नहीं होता बल्कि अनर्थकारी नतीजे निकलते हैं। 16वीं शताब्दी के अधिकतर यात्रियों के वृत्तांत में ऐसे उदाहरण मिले हैं, यानी कि जो भी लोग अपना वृत्तांत लिखे हैं उन सभी में ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं। बर्नियर तर्क देता है कि भूधारक अपनी संतान को जमीन नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है? कि अगर मान लो कि एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है जिसके पास 5 खेत है और एक व्यक्ति है जिसके पास खेत बिल्कुल ही नहीं है, वो क्या करेगा? यहाँ पे काम करेगा। तो एक बात बताओ, अब काम कर रहा है तो क्या ये जमीन इसकी हो जाएगी क्या? इसकी हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। क्या ये अपने बच्चों को दे सकता है? नहीं दे सकता है ना, बल्कि अपने बच्चों को यही कहेगा कि जाके इसी पे काम करो। तो यही चीज है, बर्नियर तर्क देता है कि भूधारक अपनी संतान को जमीनें नहीं दे सकते थे, क्योंकि उनकी जमीनें होती नहीं थी। अतः वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने तथा इसमें इजाफा के लिए दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन थे। यानी कि अब ये जमीन तो इनको दे नहीं सकते हैं, तो ये यानी कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति जाहिर सी बात है पैसा ज्यादा कमाने के लिए अपना दिमाग तो लगाएगा ही लगाएगा, या तो दूसरे की जमीनों पर जाके काम करेगा या तो कुछ और काम देखेगा। ठीक है, आगे इस तरह निजी भूस्वामित्व की कमी ने बेहतर भूधारकों के समूह के उदय पर अंकुश लगा दिया, जो कि जमीन के रखरखाव और बेहतरी के प्रति सजग रहते थे। यानी कि अब देखो, इस लाइन का मतलब ये है कि अब जैसे ये व्यक्ति यहाँ पे काम कर रहा है, तो अब जाहिर सी बात है काम कर रहा है, अब ये अपने बच्चों को तो दे नहीं सकता है, तो क्या ये मन लगा के काम करेगा? नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको हो रहा है? सबसे ज्यादा प्रॉफिट इसको हो रहा है। तो यही लिखा है कि इस तरीके से जो व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, उनके उदय पर अंकुश लग जाता है। क्या लग जाता है? अंकुश लग जाता है, और जिसकी वजह से वो बेहतरीन काम नहीं करते हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ में आगे बर्नियर बहुत यकीन के साथ कहता है कि भारत में बीच की स्थिति के लोग नहीं है। अब बीच की स्थिति का मतलब क्या है? या तो यहाँ पे अमीर है या तो यहाँ पे गरीब है, मध्यम क्लास का कोई ऑप्शन नहीं है। आगे बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को इस तरह से देखा, इसका शासक भिखारियों और क्रूर लोगों का सम्राट है। यानी कि बर्नियर ने कहा, मुगल साम्राज्य को इस तरीके से डिस्क्राइब किया है, उसने कहा है कि यहाँ का जो व्यक्ति है ना, यहाँ पे जो सम्राट है ना, यानी कि राजा है, वो किन का राजा है? भिखारियों का राजा है और क्रूर लोगों का राजा है। इसके जो शहर है वो क्या है? शहर और नगर विनष्ट हो चुके हैं, यानी कि खराब हो चुके हैं, और यहाँ की जो हवा है वो भी खराब हो चुकी है, यानी कि दूषित हो चुकी है। ठीक है, इसका केवल एक ही कारण है, वो है राजकीय भूस्वामित्व, यानी कि सारे जमीन का किसी एक के पास होना, यही इन सभी चीजों का मेन कारण है। तो उन्होंने ये चीज कहा था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, महिलाएं, दासियां तथा सती तथा श्रमिक। ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए क्या लिखा है कि लिखित वृत्तांत छोड़ने वाले यात्री आमतौर पर पुरुष हैं। जाहिर सी बात है, जो वृत्तांत लिखते थे वो कौन लिखता था? या तो लिखती थी स्त्री या तो लिखता था पुरुष। ठीक है, हाँ, हालांकि ऐसा होता था, स्त्री पुरुष दोनों ही मतलब खोज पे निकले थे,
ग्रंथ लिखने को निकले थे, लेकिन अधिकतर मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो मिला है वृत्तांत वो पुरुषों का मिला है, स्त्रियों का बिल्कुल ही नहीं मिला है। तो ये लिखा है कि लिखित वृत्तांत छोड़ने वाले यात्री आमतौर पर पुरुष ही हुआ करते थे। आगे, उन्हें उपमहाद्वीप में महिलाओं की स्थिति बड़ी जिज्ञासापूर्ण दिलचस्प लगती थी। जैसे बाजारों में दास किसी भी दूसरी वस्तु की भांति खुले आम बेचे जाते थे। यानी कि इन्होंने कहा है, फ्रांसवा बर्नियर ने क्या कहा है, फ्रांसवा बर्नियर ने कहा है कि यहाँ पे जो दास है ना, दास को किसी वस्तु की भांति बेचा जाता है। जैसे देखो ना, एक वस्तु को मार्केट में बेच दिया जाता है, ऐसे यहाँ पे दासों को भी बेचा जाता है, क्योंकि दासों की उतनी वैल्यू ही नहीं थी। ठीक है, नियमित तौर पर भेंट रूप में दिया। जैसे आप देखते हो कि आप किसी के घर जाते हो तो फल लेके जाते हो, ठीक है, 1 किलो सेब ले लेते हैं, संतरा ले लेते हैं और लेके चले जाते हैं, मिठाई ले लेते हैं, लेके चले जाते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे नियमित रूप से भेंट के रूप में देते थे कि ये लो, हम आपके लिए दास लाए हैं और दास आपके लिए क्या करेगा, काम करेगा। तो वो चीज़ है। आगे है, सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां क्या करती थी, जो दासियां हुआ करती थी वो संगीत सुनाती थी, ठीक है, गायन करती थी। और इसके साथ साथ, ठीक है, इब्न बतूता सुल्तान की बहन के विवाह के अवसर पर उसके प्रदर्शन से खूब आनंदित हुआ था। यहाँ पे देखो, एक तरीके से इब्न बतूता जो था, वो जो सुल्तान था उस टाइम का, उसकी बहन की जब शादी थी, ठीक है, उस टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा आनंदित हुआ था। आगे, सुल्तान अपने अमीरों पर निगाह रखने के लिए दासियों को नियुक्त किया करता था। पहली चीज़ ये, दासी रहेंगी तो वो क्या करेंगी, सेवा करेंगी। और दूसरी चीज़, कई बार जासूस के रूप में वो क्या करते थे, जैसे मान लो कि एक राज्य ए है, एक राज्य बी है, तो इसने क्या किया, इसको भेंट दिया और भेंट के स्वरूप में क्या दिया, दासी दे दिया कि भाई दासी आपके घर में काम करेंगे, आपके राजमहल में काम करेंगे। तो ये एक तरीके से ये खुफिया मतलब जासूस की तरह भी ये दासियां काम किया करती थी। आगे, दासों की कीमत दासियों की तुलना में कम हुआ करती थी। यानी कि दासों की जो कीमत हुआ करती थी वो दासियों की तुलना में कम हुआ करती थी। ठीक है, अधिकतर परिवार जो उन्हें रख पाने में असमर्थ हुआ करते थे वो कम से कम एक अथवा दो को तो रखते ही थे। यानी कि जो फैमिली ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाती थी वो कम से कम 1 या 2 दासियां अपने पास रखती थी। आगे, सभी समकालीन यूरोपीय यात्रियों और लेखकों के लिए स्त्रियों से किया जाने वाला बर्ताव प्रायः पश्चिमी तथा पूर्वी समाजों के मध्य विभिन्नता का एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता था। बर्नियर सती प्रथा के बारे में लिखता है कि यद्यपि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मौत को गले लगा लेती थी तो कुछ मरने के लिए विवश हो जाती थी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। एक आपने सुना है, अभी यहाँ पे देखा भी है, सती प्रथा। ठीक है, सती प्रथा। बर्नियर लिखता है कि जो सती प्रथा थी वो भारत की सबसे घटिया प्रथाओं में से एक थी। घटिया प्रथाओं में से क्यों एक थी, क्योंकि देखो, एक तो सबसे पहले बाल विवाह होता था। ठीक है, लड़की और लड़के का बचपन में ही शादी कर दिए। अब क्या गारंटी है कि जो लड़का है आगे चल के मतलब पूरा जिंदगी इस लड़की का साथ देगा? क्या आपको कैसे मतलब किस तरीके से बिलीव होगा? बिलीव तो होगा ही नहीं, क्योंकि बचपन में ही शादी करो, बड़े होके क्या करेगा क्या नहीं करेगा। सपोज किसी लड़के की डेथ हो जाती है तो उसमें उस लड़की के क्या दोष है ना? जो बालिका थी, बालिका की क्या दोष है? तो कुछ फैमिलियां ये करती थी कि उस विधवा को व्हाइट साड़ी पहनाकर और इस चिता पर जिसपे उसका पति हुआ करता था उस पे बैठाकर उसको भी साथ ही साथ जला देते थे। अब एक बात बताओ कि उस लड़का मर गया, ठीक है, अब लड़की को जलाना ये सही बात है क्या? नहीं है ना। ऐसी घटना फ्रांसवा बर्नियर अपनी आंखों से देखा था और उसका जो होता है ना, रूह कांप गया था कि भाई ये क्या चीजें हैं। ठीक है, कि अगर मान लो कि लड़की, एक तो सबसे पहली चीज तो किसी का पति मर जाएगा तो खूब रोते खूब आंसू बहाएंगे, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, जीवन साथी छोड़ के चला गया। अच्छा, दूसरी चीज, अब छोड़ के चला गया वो तो बात अलग है, लेकिन एक चीज, अब उसके साथ जलाओगे तो ये तो और दिक्कत वाली बात है। एक तो उसको ऑलरेडी दुख है और ऊपर से दुख दे दो, तो ये तो गलत बात है। तो बर्नियर को सबसे ज्यादा बुरा लगा था, तो इसी वजह से उसने लिखा है कि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मौत को गले लगा लेती थी कि भाई अगर पति ही नहीं है तो भाई चलो मैं भी मरी जाती हूँ। लेकिन कुछ ऐसी थी जिसको मरने के लिए विवश कर दिया जाता था। यानी कि
फोर्स कर करके तू ही है जिसकी वजह से मेरा बेटा गया, ये गया, वो गया, कर करके जला देते थे। तो इस तरीके से जो सती प्रथा थी, सती प्रथा चल रही थी और आगे चल के ये राजा राम मोहन राय के टाइम पे ये खत्म हो गया। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ये था आपका 5वां चैप्टर और 5 चैप्टर हो चुके हैं और आप लोग टेस्ट दे रहे होंगे। चलो अच्छी बात है, टेस्ट दे रहे होंगे। एक चीज और समझिएगा, अभी तो आप लोग वीडियोस तो देख ले रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स भी मिलने वाला है और इसकी वीडियोस भी मिलने वाली है। इम्पोर्टेंट कोर्स का जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसका नोट्स और वीडियो भी आपको मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी तैयारी डबल हो जाए। ठीक है, बाकी अपने फ्रेंडों में बताइए यार, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है विकास स्टडी पॉइंट, जहाँ पे आपको ये सारी फैसिलिटी मिल रही है, चीज़ों को समझाया जा रहा है। ठीक है ना। और एक चीज़ और, इस वीडियो को आप यूट्यूब पे ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यूट्यूब पे नहीं, स्पेशली आप लोग के लिए बनाया जा रहा है। जो विकास स्टडी पॉइंट पे फेथ करके उस पे जुड़ा है, उन बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, सबके लिए नहीं है। ठीक है ना। डोंट वरी, अच्छे से स्टडी करो और जाहिर सी बात है 90+ अब इस बार करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए।